नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं और हम दोनों मिलकर अगले 1 घंटे आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर सलाह दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। इस शो में सवाल पूछने का एक तरीका है जिसके जरिए आप इस शो में भाग ले सकते हैं। झटपट आपको बता देते हैं कि वो तरीका क्या है। अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। 9167329108 हमारा नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। लेकिन अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम लाइव होते हैं, भले ही फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर और इंस्टाग्राम और खासतौर से यूट्यूब, क्योंकि वहां आप हमें बहुत देखते हैं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बाजार यहाँ पे क्योंकि हमें काफ़ी हद तक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ Q1 अपडेट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं जो बाजार को खुश नहीं होती हुई दिखाई दे रही, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक नतीजों का माहौल जो अब बाजार में बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 24,300 के आसपास निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 52,600 के लेवल्स, और मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा है अगर हम लार्ज इंडिसेस के मुकाबले देखें। लेकिन एडवांस डिक्लाइन 1216 एडवांसेस और 1230 डिक्लाइंस हैं यहाँ पर। तो बाजार में आज जो शुरुआत हुई है, हमने देखा कि ऑलमोस्ट शुक्रवार के लेवल्स पर ही शुरुआत हुई, उसके बाद लेकिन बाजार कुछ खास घूमता हुआ नहीं एक दिखाई दे रहा। लेकिन एक फंडामेंटल व्यू लेंगे और एक टेक्निकल व्यू भी लेंगे हमारे मेहमानों से। उसके बाद झटपट आपके सवालों की ओर भी हम रुख करते हैं। तो चलिए तेजस, बताइएगा टेक्निकल चार्ट्स पर अब बाजार आपको कहाँ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है दायरे में? को निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। अगर इसकी अपने छोटी अवधि की मूविंग एवरेजेस देखिए, 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी थी और आज भी हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। बट जो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। 24,200 के करीबन एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और जो बेस है वो करीबन 24,000 के करीबन है। हमें लग रहा है जब तक ये जो 2 लेवल है वो ब्रेक नहीं करते, हमें लग रहा है कि निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस है जारी रहेगा और ऊपर में 24,500 से लेके 24,600 तक के भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो आज का जो मूवमेंट है निफ्टी में वो हमें लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन का है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो बाय ऑन निफ्स की रणनीति अपनानी चाहिए निफ्टी में, और 24,500 से लेके 24,600 तक का लक्ष्य आ सकता है आने वाले 3-4 दिनों के टाइम होराइजन से। चलिए, दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पंजाब से हरजिंदर। लेकिन जल्दी से सौरभ से एक फंडामेंटल टेक और उसके बाद हरजिंदर जी से बात करेंगे, उनका सवाल लेंगे। नमस्कार जी। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में सेक्टोरल थीम ज्यादा चल रहा है, कंजम्पशन पे, PSU पे, और बजट में ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट काफी कुछ करेगी कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए और प्राइवेट कैपेक्स को वापस रिवाइव करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बाजार नतीजों से ज्यादा बजट पर फोकस रख रहा है। हो सकता है नतीजे थोड़े से मिक्स भी शुरू में आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाजार में जो गर्मी है, जो ग्रिप है, वो कंटिन्यूस हमें देखने को चलती रहेगी कम से कम बजट तक। बजट के बाद हमें समझ में आएगा, पता चलेगा मार्केट को कि किस तरह से गवर्नमेंट के प्लान है, कितना उन्होंने पोषण किया है, कौन से सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कितने रुपए में बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको FMCG, PSU, ऑटो, कंजम्पशन थीम के साथ ज्यादा चलना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त कंजम्पशन थीम नज़र भी आ रहे हैं, और क्योंकि हम बजट अब आ रहा है, अब देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है जो कि हम चुनाव के समय देख रहे थे, जब चुनावी नतीजे आए, अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे बजट को हम अप्रोच कर रहे हैं, वापस से कंजम्पशन स्पेस, ऑटो, रेलवे, ये फिर से लाइमलाइट में आ चुके हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर आज अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। पंजाब से हमारे साथ हरजिंदर जुड़े हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हरजिंदर जी, अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मेरे पास स्टेलन विल्सन के हैं 2100 शेयर। हेलो 2100, ठीक है
जी जी, सवाल पूछिए। 2100 शेयर है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 508 की बाइंग है मेरे पास। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, ठीक है, आपको सलाह दिलवा देते हैं। वैसे बाइंग प्राइस तो आपकी अच्छी है, लेकिन नुकसान में थोड़ी कमी भी आई होगी। आपका जो नुकसान है वो थोड़ा बढ़ा होगा, क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक तो 700 के पार भी निकला था एक समय पर। इनफैक्ट 800 के पार के भी लेवल्स हमने देखे, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट है और लास्ट एक महीने में ही स्टॉक 10% टूट भी चुका है। तो आपके मुनाफे में कमी ज़रूर आई होगी यहाँ पर। स्टर्लिंग एंड विल्सन में सौरभ, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? उनकी जो खरीद है वो 508 की थी, हालांकि अभी भी मुनाफे में है ये, लेकिन ऊपरी स्तरों से स्टॉक हम देख रहे हैं थोड़ा नीचे भी आया है। तो क्या आप निकल जाएं मुनाफा लेकर, या फिर आगे रिकवरी देख रहे हैं आप स्टॉक में? देखिए, सेगमेंट में कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वहां पर बहुत ग्रोथ है, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, लेकिन सेम टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन किस तरह से है। अभी गिरने के बाद भी तकरीबन 16 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है और क्वार्टर का रेवेन्यू तकरीबन 1,100 करोड़ आता है और कंपनी अभी लॉस में है, प्रॉफिट्स भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से आपको प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप 2/3 जो आपके पास शेयर है उसको आप बेच सकते हैं और बाकी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक महाराष्ट्र से अमोल फ़ोन लाइन पर हैं। अमोल, नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास आईआरबी के 2000 शेयर है 29 रुपीज से, ओके। और अरविंद के है 125 पे 500। आईआरबी और अरविंद, हाँ, ठीक है। आरबीएनएल की भी है आरबीएनएल किस भाव पे? 27 पे 500 आपको तीनों पे कितना रुकना है? लॉन्ग टर्म। सौरभ के पास में आऊँगी। सौरभ, इनकी जो खरीद है आईआरबी में, ये 29 की बता रहे हैं, मुनाफे में फ़िलहाल बैठे हैं, लेकिन लंबा नज़रिया भी है इनका। फ़िलहाल क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, या आपको लगता है कि और रुके तो मुनाफा बढ़ेगा ही इनका, बाइंग प्राइस अच्छी है? लगता है कि अगर लंबे समय से इन्होंने रखा हुआ और लंबा समय रखेंगे तो इनका मुनाफा बढ़ सकता है। कंपनी की जो सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में है, जहां पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। मैं समझता हूँ मॉनसून के बाद जो गतिविधि होगी एनएचएआई की वो भी बढ़ेगी, कंपनी की ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी और जो कार्यशैली जो कार्य है उसमें और ग्रोथ भी आएगी। तो मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। एक इनके पास शायद आरबीएनएल इन्होंने अभी पूछा था, मैं समझता हूँ वो भी स्टॉक इन्होंने ठीक लिया हुआ है, क्योंकि निचले स्तरों पर लिया हुआ है, निकल जाने का कोई कारण नहीं बनता। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 2-3 साल लंबा व्यू रखते हैं तो इन्हें बिल्कुल उसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह आपकी। दोनों ही स्टॉक्स पर आपको बता दी गई है। आरवीएनएल तो आज का टॉप गेनर है रेलवे स्टॉक्स की। अगर बात करें तो 13% की शानदार बढ़त आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही रेलवे काउंटर से आपको सलाह। छत्तीसगढ़ से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल। गोपाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मेरे पास भारत डिफेंस है मैम, आईपीओ के टाइम के जी 175 में। अच्छा, आप तो इसको होल्ड कर। और उसके बाद ओके। में मैं पटेल इंजीनियर है, इसका 500 शेयर है 60 के लगभग। पटेल इंजीनियरिंग किस भाव पे लिया आपने? हाँ, 60 रुपीज, 60 के लगभग 60 रुपए। 500 हाँ शेयर्स। जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, पारस डिफेंस के लिए तो आपको मुबारकबाद, आईपीओ के समय आपको अलॉटमेंट भी मिला, और हम देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स तो हाल फिलहाल में फोकस में भी रहे। पारस डिफेंस भी देखिए, आपकी जो प्राइस है वहाँ से शानदार ग्रोथ, अब 4 डिजिट पे आ चुका है ये स्टॉक। तो काफ़ी अच्छे गेन पे आप बैठे हैं। और पटेल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो ये तो स्टॉक अपने आपके खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है इस वक्त। हालांकि आज अगर देखेंगे तो पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक में करीब 9% की गिरावट भी है। दोनों ही स्टॉक में पटेल इंजीनियरिंग में तो हल्के मुनाफे में है अभी भी, लेकिन पारस डिफेंस में तो शानदार गेन हो रहा है इनको। यहाँ पर सौरभ जी आप ही सजेस्ट करिए, क्योंकि पारस डिफेंस काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं। आगे क्या नज़रिया बन रहा है आपका स्टॉक को लेकर? और पटेल इंजीनियरिंग पर भी सलाह दीजिए। आज काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है स्टॉक, निकल जाएं स्टॉक से, क्योंकि इनके खरीद के पास ही अब ये स्टॉक आ चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ पारस डिफेंस एक, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो हमने देखा है कि डिफेंस के जो सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उसमें सब में यूफोरिया है, काफी बहुत ज्यादा तेजी है, और पारस डिफेंस इज नो डिफरेंट केस।
बट यहाँ पर अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत महंगी हो गई है। रेवेन्यू में उतनी विजिबिलिटी नहीं है और बाजार ने कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि आगे 2-4 साल की अर्निंग्स को भी डिस्काउंट करने की कोशिश की है। अच्छे खासे मुनाफे पे है, मैं समझता हूँ उन्हें मुनाफा जरूर यहाँ पर बांधना चाहिए, चाहे 50% या 60% कुछ भी मुनाफा बांध सकते हैं, बाकी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। पटेल इंजीनियरिंग एक छोटी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम करती है। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती लगती है। मुझे लगता है कि सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ आएगा आने वाले समय में। आज स्टॉक के गिरने का कारण है क्योंकि कंपनी के जो खास जो एमडी थे शायद उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन आया है, जो मैं समझता हूँ कि टाइम के साथ निकल जाएगा। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर भी आप बने रहें, दोनों स्टॉक में, यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग में बने रहें और पारस डिफेंस में आप प्रॉफिट बुक करें। पारस डिफेंस में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग में बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। पटना से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार, मेरा विष्णु प्रकाश का सवाल है। मैं इसको 400 शेयर में लिया हूँ 222 के रेट पर। ठीक है, तो नुकसान हो रहा है आपको स्टॉक में। तेजस जी, क्या चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ये स्टॉक विष्णु प्रकाश का? अभी पिछले साल ही कंपनी की लिस्टिंग भी हुई है और लिस्टिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक प्राइस में थोड़ा दबाव आया है हाल फिलहाल में और इन्हें भी नुकसान हो रहा है। क्या करें विष्णु प्रकाश में? जो स्टॉक है उसका जो चार्ट है वो ओवरऑल तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए स्टॉक में। स्टॉक जो है वो अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, तो एक 200 के करीबन का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं जब तक ये 200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। हमें कोई स्टॉक में ऐसी पैनिक नहीं लग रही है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, पर मुझे लग रहा है कि ये मुनाफा वसूली के बाद ये जो अप ट्रेंड है वो जारी रहेगा और वापस स्टॉक 215 220 तक जा सकता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि 200 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। नुकसान हो गया लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए विष्णु प्रकाश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा, तो हमें बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी से अपोलो टायर के अंदर ट्रेड करना है। ओवरऑल स्टॉक की यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी बनी हुई है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 560 तक का एक पोटेंशियल अपसाइड दिखता है। तो आप करंट लेवल से 530 की जो कॉल ऑप्शन है उसको प्लस करना है और 560 की कॉल ऑप्शन को बेचना है। आपको 530 की कॉल ऑप्शन करीब 18 रुपए 18.5 रुपए के बीच में मिलेगी और आपको 7 रुपए में 560 की कॉल ऑप्शन को बेचना है। आपका यहाँ पे अधिकतम मुनाफा जो है वो 31,000 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 19,000 तक का, और ओवरऑल आपका जो प्रीमियम लगेगा वो भी करीब 31,600 का लगेगा। ठीक है, तो ये है सलाह अपोलो टायर्स पर। 2% करीब ऊपर है ये स्टॉक और इस स्ट्रैटेजी के जरिए आपको जो मुनाफा है वो 31,600 के आसपास का हो सकता है, लेकिन नुकसान भी फिर काफ़ी होगा। करीब 19,380 का नुकसान भी आपको इस स्ट्रैटेजी के जरिए हो सकता है। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। सेबी का एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। का जवाब हम दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, सौरभ जैन और तेजस शाह, जो आज आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं। और चलिए इस बीच एक खास खबर की ओर हम रुख करते हैं। बिजनेस अपडेट के बाद एफएमसीजी कंपनियों के शेयर में आज एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या है इसकी तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला भी जुड़ गई हैं। विनी, फ्राइडे के सेशन से ही एफएमसीजी स्टॉक्स कुछ कहानी कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे जो हम भांप पा रहे थे। अब बताइए क्या तमाम डिटेल्स निकल कर आ रही हैं?
तो ऐसे तो लग रहा है कि ओवरऑल डाबर और मैरिको के जो नंबर्स आए हुए हैं Q1 ऑपरेशनल अपडेट ओवरऑल इनलाइन ही थे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ डाबर के लिए एक्सपेक्टेड है मिड सिंगल डिजिट की, और मार्जिन्स में तो एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी गिर चुके थे लास्ट ईयर के वर्सेस, अभी स्टेबल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन्स में एक्सपेंशन जो हमने लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखी है वो कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल डाबर के लिए स्पेशली बात करें तो उनका जो HPC सेगमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट, मतलब पर्सनल केयर सेगमेंट है, हेल्थ केयर सेगमेंट है, वहाँ पे भी हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो यस, ऑल इन ऑल इनलाइन नंबर्स एक्सपेक्टेड है डाबर के लिए। और अभी भी ग्रोथ देखी तो जो शेयर प्राइस है कि तो वहाँ पे भी अपटिक दिख रहे हैं। मैरिको के लिए भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ, वाइल वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लो सिंगल डिजिट की, एक्सपेंशन यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। अडानी विल्मर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यस, ओवरऑल बात करें रूरल थोड़ी रिकवर हो रही है, ऐसे डाबर की कमेंट्री में भी आई है, बात चल रही है। तो यस, रूरल रिकवरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम वॉच आउट कर रहे हैं, और आगे जाते हुए कमेंट्री भी इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पर अभी तो इनलाइन Q1 ऑपरेशनल अपडेट आई हुई है, इसीलिए स्टॉक्स भी बस कर रहे हैं। विनी तमाम अपडेट हमें देने के लिए। और चलिए यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट्स पर क्या कॉल भी आप ले सकते हैं, जब चेक कर लेते हैं तेजस के साथ। तेजस, देखिए डाबर लगभग 4.25% ऊपर है, मैरिको में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी और एक्शन, और तमाम काउंटर्स अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर, HUL लगभग 1.1% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखाते हुए फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। अब जो थीम बनती हुई दिखाई दे रही है, कंजम्पशन तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में जो Q1 अपडेट है वो इनलाइन भी हो सकते हैं कि आए नतीजों से। बताएं, एंट्री करने लायक कोई मौका फिलहाल? देखो, डाबर एक काफी अच्छा स्टॉक है। स्टॉक ने इसका जो अभी रीसेंट स्विंग हाई था 633 का, वो ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक में। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करेगा, बट एक क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 633 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस जो स्टॉक में है वो जारी रहेगा, और ऊपर में 660 से लेके 675 तक के भी लेवल आ सकते हैं। या तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति लगानी चाहिए, या तो फिर एक 633 के ऊपर के क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। और मैरिको की बात करें तो मैरिको का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक ने आज एक गैप अप ओपनिंग दिया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो इसका रीसेंट स्विंग हाई है 667 का, वो रीटेस्ट कर सकता है। तो ये स्टॉक आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना रहेगा आपको 625 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 667 का, दूसरा लक्ष्य 680 तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह मैरिको पर। आज काफ़ी सारे कंपनियों के, FMCG कंपनियों के बिजनेस अपडेट भी आए हैं, और उसी पर आज ये कंपनियां रिएक्ट भी कर रही हैं। चलिए, अब कुछ और भी सवाल शामिल कर लेते हैं। हमारे पास विपुल भुजिया जी का सवाल आया है यूट्यूब पर। यूट्यूब से कुछ दर्शकों के सवाल अगर शामिल करें तो आज इन्होंने टाइटन पर सवाल पूछा है। आज टाइटन कमज़ोर भी है, करीब 4% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्वार्टरली जो अपडेट आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और आगे के लिए भी उन्होंने थोड़ी धीमी ग्रोथ की भी गाइडेंस दी, जिसके चलते स्टॉक 4% नीचे, और आज है निफ्टी का ये टॉप लूजर। सौरभ जी, नंबर्स आपको कैसे लगे? और विपुल जी का सवाल यही है कि टाइटन में इन स्तरों पर क्या करना चाहिए। अब ये क्लियर नहीं हुआ इनके सवाल से कि इनके पास ऑलरेडी है या फिर एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से बताइए कि जिनके पास है वो क्या करें इस अपडेट के बाद, और अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या मौका मिल रहा है टाइटन में बाइंग करने का? जी देखिए, एक बार पहले बिजनेस अपडेट जब आया था, जब कंपनी के अर्निंग्स आए थे, तब कंपनी ने बोला था कि जो ये इंडस्ट्री है वहां पर थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, तो अभी थोड़े छोटे कम मार्जिन के साथ थोड़ा 1-2 साल निकालना पड़ेगा। अभी बिरला ग्रुप की भी एक नोएल के नाम से शायद एक एंट्री होने वाली है, जो जितने भी महानगर है वहां पर तकरीबन 5,000 करोड़ से वो ज्वेलरी बिजनेस में आ रहे हैं, और भी काफी कॉम्पिटिशन आ गया है। मालाबार हो गया, सेनको हो गया, कल्याण हो गया, तो उसका असर भी दिख रहा है। इस साल क्या हुआ कि शादियों के जो डेट्स थे वो भी कुछ कम थे, तो कंपनी ने जो ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ बताया है वो तकरीबन 9% है। पहले ही मान के चल रहा था कि बाजार इस बार कम ग्रोथ होगी, लेकिन वो और भी कम आ गई, तो इसलिए बाजार थोड़ा सा
नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के लिहाज से तो स्टॉक हमेशा से ही अच्छा रहा है, महंगा रहा है, और क्योंकि कंपटीशन भी अब इस इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है और नंबर्स भी थोड़े से वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो समझता हूँ कि अभी थोड़ा अवे रहना चाहिए। जिनके पास है, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप निकल जाएं, और जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 साल में मैं समझता हूँ कि टाइटन से अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद ही रखी जा रही है। बाजार से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगी, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगी, तो अगर हो सके तो इसको स्विच करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक हमारे साथ अब फोन लाइन पर सवाल पूछना चाहते हैं। आदित्य बिहार से। नमस्कार आदित्य। आदित्य, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आदित्य, चलिए इनका सवाल लेते हैं। और धनलक्ष्मी बैंक पर इनका सवाल है, और नज़रिया तो मैं नहीं जानती, लेकिन 44.57 पर ये बता रहे हैं कि इनकी खरीद है। तेजस, यहाँ पे जो Q1 अपडेट आया हमने उसके बाद स्टॉक को अच्छा खासा उछलता हुआ देखा है। टोटल डिपॉजिट्स में लगभग 7.75% के आसपास का इंक्रीज़ बताया जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम तमाम लेंडर डिपॉजिट्स भी देखें तो यहाँ पर भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ 7% ईयर ऑन ईयर दिखाई दे रही है फर्स्ट क्वार्टर में। बताइएगा, अब इस तरह के Q1 अपडेट के साथ 44 पर इनकी खरीद है, कितना लंबा रुकना चाहिए, चार्ट्स क्या कहते हैं? तो अगर इनका लंबा नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अभी काफी कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, बट एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है। बट जो इसका जो लंबी अवधि का जो मूविंग एवरेज है 200 दिन का, अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक वो ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 38 का, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में 49 से 50 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं 2 से 3 महीने के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से होल्ड करने की सलाह रहेगी 38 के स्टॉप लॉस के साथ। रुके रहें, और आपको 38 के स्टॉप लॉस के साथ धनलक्ष्मी बैंक के लिए ये व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है तेजस की तरफ से। हम योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं।